हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे कमेंट बॉक्स में कई छात्रों की ये कमेंट आई थी, सर यूपी टेट की क्लास को जल्दी से क्या करिए, स्टार्ट करिए। तो आज हमने आपके लिए धमाकेदार शानदार क्लास स्टार्ट की है। ईबीएस की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे यूपी टेट से पहले हम सभी सब्जेक्ट और सभी पार्ट को आपको करा देंगे और इतना अच्छा कराएंगे कि उम्मीद हमारी यहीं से है कि आपके 130+ नंबर यहाँ से बनेंगे अगर पूरी क्लास आप नियमित रूप से करेंगे। क्योंकि हम इधर उधर की नहीं, केवल जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको ध्यान में रखा गया है और संभावित क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उनको ध्यान। जैसा कि मैंने बताया था, एससीईआरटी की अपेक्षा अब एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करेगा। उसने बोला भी है कि प्राइमरी में वो एनसीईआरटी लागू करने जा रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ भी उसका फोकस होगा। तो हम सभी बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए क्या कराएंगे, क्लास स्टार्ट कराएंगे। क्लास कैसी लगी इस बात को जरूर बताना, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना, जैसे कि हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। चलते हैं ईबीएस के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, हमारी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी साथियों, देखो हम बताएंगे अंग को प्रभावित करने वाले लोग। ये फेवरेट एरिया है यूपी टेट का, ध्यान रखना। मैंने जब एनालिसिस किया था पेपर का तो मुझे लगा यहाँ से हर साल उसने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है, कौन रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो पहले हमने दिया यहाँ टाइफाइड। कौन सा दिया है? टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है वो किसको प्रभावित करता है? तो साथियों आंत को प्रभावित करता है, आंत को इन्फेक्टेड करता है। वहीं अगर मैं डायरिया की बात करूं तो ये भी आंत को प्रभावित करता है। म्यादी बुखार की बात करें तो साथियों ये भी क्या करता है, आंत को प्रभावित करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके लिए जठरांत्र रोग, एक जठरांत्र शोथ होता है। ये आंत में सूजन आने की वजह से, एक एक चीज को आप बढ़िया नोट्स बना लेना, आज से हम आपको लगातार कराएंगे ये क्लास, ठीक है ना। उसके बाद बर्दाश्त शोथ, ये भी आंतों को प्रभावित करता है। क्रोहन रोग, ये भी आंतों को प्रभावित करता है। तो ये आंत को प्रभावित करने वाले रोग हैं। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, हम हर रोज 5 से 10 क्वेश्चन के करीब आपके लिए क्या किया करेंगे, डिस्कशन किया करेंगे, उसके आसपास के क्राइटेरिया को आपको बताया करेंगे। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। पहले तो आप ध्यान रखना किसकी वजह से होता है, तो ये वायरस है ना, जीवाणु या शैवाल या प्रोटोजोआ। तो ध्यान रखना उसका आंसर प्रोटोजोआ होगा। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये किस वजह से होता है? तो मादा एनाफिलीज, एक एनाफिलीज मच्छर होता है जो मादा एनाफिलीज होता है, उसके काटने की वजह से होता है। इससे होता क्या है? तो साथियों इससे आरबीसी प्रभावित होता है। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछेगा जो लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है? तो आपको बताना है ये 120 दिन होता है। उसके बाद ये अपने आप कहाँ चली जाती हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, वो प्लीहा होती है, स्प्लीन होती है या तिल्ली होती है, उसमें ये क्या हो जाती है, 120 दिन के बाद डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। फिर बात आती है कि आरबीसी का कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखना आरबीसी क्या करती है कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होती है उसे एकत्रित कर लेती हैं और शरीर के अंदर ले जाती हैं, मतलब कोशिकाओं में क्या कर देती हैं, उसे बांट देती हैं। फेफड़ों से जो भी ऑक्सीजन आरबीसी लेती है, आरबीसी कहाँ मिलती है? ब्लड के अंदर मिलती है। तो ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन का क्या कर देती है? वितरण कर देती है। उसके बाद दूसरा काम होता है कि हमारे शरीर से जो भी उपापचय क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? उपापचय या चयापचय क्रिया के द्वारा जो भी CO2 बनती है, उस CO2 को फेफड़े तक ले आती है और बाहर फेंकवा देती है। तो आरबीसी के ये काम है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम पर्यावरण में हस्तक्षेप किसने किया था? तो ध्यान रखना ये जैसे ही कृषि कार्य जीवन यापन के लिए स्टार्ट हुआ था नवपाषाण काल युग में, तभी से पर्यावरण में हस्तक्षेप देखने को मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये आती है इंपोर्टेंट यहाँ पे कि इस शब्द का, पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जैकब वैन ओर्कल ने 1864 से 1944 के बीच पारिस्थितिकी में इसका प्रयोग किया था। किसमें? पारिस्थितिकी में इसका प्रयोग किया था। ध्यान रखना ये शब्द सबसे पहले शब्द ये कब लिया गया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1603 में लिया गया था। पर्यावरण संरक्षण दिवस की अगर आपसे बात करें तो यूएनओ के सम्मेलन में वर्ष 1900 मानव जो सम्मेलन हुआ था 1972 में यूएनओ में, उसमें इस शब्द की चर्चा हुई थी और यहीं से विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस घोषित किया गया था। 5 जून 1974 को ये पहली बार क्या किया गया था?
मनाया गया था। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा पर्यावरण इतिहास के जनक कौन हैं? तो अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉस्बी। कौन है? अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉस्बी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया? तो 23 मई 1986 को ये पारित हुआ था और साहब ये लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 को। ठीक है ना, ये भारत के लिए है। नेक्स्ट पूछ रहा है पर्यावरण के रचयिता कौन है? तो रेचल कॉर्सन। कौन है? रेचल कॉर्सन को पर्यावरण का रचयिता कहा जाता है। किसे? रेचल कॉर्सन को पर्यावरण का रचयिता कहा जाता है। भारत में पर्यावरण के जनक तो रामदेव मिश्र हैं। और ये भी पूछ लेगा आपसे भारत में पर्यावरण कानून के जनक कौन है? तो वो भी रामदेव मिश्र ही हैं। पर्यावरण शिक्षा कब विश्व में लागू हुई? तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से ही पर्यावरण शिक्षा जो है विश्व में क्या हुई थी? लागू हुई थी। आपसे पूछ लेगा प्रकृति के जनक कौन हैं? तो बेस्की प्रकृति के जनक हैं। ठीक है ना। 2022 की जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था उसकी थीम क्या थी? तो ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विद नेचर। ठीक है। आपसे पूछ लेगा भारत में पहला पर्यावरण आंदोलन, तो ध्यान रखना ये बिश्नोई आंदोलन है। बिश्नोई एक जनजाति है, तो बिश्नोई एक समुदाय है। ठीक है ना, जो काले हिरन के लिए भी जाना जाता है। जो सलमान खान ने काला हिरन मारा था उसके लिए बिश्नोई समाज ने केस किया था। तो इसके लगभग 363 लोगों ने जंगल की रक्षा करने के लिए भारत में पहला पर्यावरण आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट रॉक्स टॉपिक, ये भी टॉपिक जो है यूपी टेट और एस्टेट का क्या है? फेवरेट टॉपिक है। आपसे पूछ लेगा रॉक्स कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना 3 प्रकार की होती है चट्टानें। एक आग्नेय चट्टान होती है जिसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, एक अवसादी चट्टान होती है जिसे हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं, और एक कायांतरित चट्टान होती है जिसे हम टर्सरी रॉक कहते हैं। ये आग्नेय चट्टान ध्यान रखना पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सबसे पहले जो लावा आकर के ठंडा होता है तो वो आग्नेय चट्टान का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ज्वालामुखी से ये निर्मित होती हैं, इसीलिए इनको सबसे पहले ये बनती है, इसीलिए इनको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स। और ये लावा के ठंडा होने पर बनती हैं। अगर इसके बारे में बात करूं तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, पेग्माटाइट, ऑब्सीडियन और डोलोराइट, ये कौन सी चट्टान है साथियों? तो ये मतलब आग्नेय चट्टान है। इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं ना, ध्यान रखना। अब मैं बात करूं तो ये अवसाद, चट्टानों के टूटने फूटने के अवसाद से क्या होती हैं? बनती हैं, परतदार बनती हैं, परत पे परत होती है इनमें। ठीक है। और इसीलिए इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, नमक चट्टान, बलुआ पत्थर, सैलखड़ी, कांग्लोमरेट, कोयला, ध्यान रखना। और पेट्रोलियम वगैरह ये सब किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वहीं इसे सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने पर बनती हैं। कायांतरित चट्टान की बात करूं तो जब अवसादी और आग्नेय चट्टान ताप और दाब के प्रभाव में अपना रूप चेंज करती हैं तब उनको क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है ना। ये रूपांतरित चट्टान भी होती हैं और तृतीयक चट्टान भी कहते हैं, और ये सबसे कठोर होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? तो ध्यान रखना कायांतरित चट्टान होती है। जैसे मार्बल, नीस, क्वार्जाइट और सिस्ट, ये सभी कौन सी चट्टान है साथियों? तो ये सभी कायांतरित चट्टान है। क्वेश्चन अगर चट्टान से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो शास्त्रीय नृत्य, कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है। तो 8 नृत्य हैं जिन्हें कानूनी वैधानिक मान्यता प्राप्त है, उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के कहाँ के हैं? केरल के हैं। कहाँ के साथियों ये? तो ये दोनों ही केरल के हैं। वहीं आपसे भरतनाट्यम पूछे तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आपसे पूछे तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक आपसे पूछे तो उत्तरी भारत का है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का माना जाता है, उत्तरी भारत और उत्तर प्रदेश। यह बिरजू महाराज जो थे वो कथक से ही थे, फेमस डांसर थे। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी साथियों ये उड़ीसा का है। सत्रिया ये आसाम का है। कहाँ का है? आसाम का है। तो कुल कितने हो गए? 8 क्लासिकल डांस हो गए। एक एक को याद रखना। इसमें केरल एक ऐसा जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, मोहिनीअट्टम और कौन सा? मोहिनीअट्टम और कथकली। वहीं मैं क्लासिकल लैंग्वेज की बात करूं तो कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ध्यान रखना। एक एक इंपोर्टेंट है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल यूपी टेट और एस्टेट का ही पार्ट पढ़ाया जाएगा आपको। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम,
कन्नड़ और उड़िया, ये क्या हैं, ये क्लासिकल भाषा है। तो आज हमने आपको 6 टॉपिक या 6 क्वेश्चन मान लो ये डिस्कशन किए। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास को हम रेगुलर रखें या ना रखें ये भी आप बताना। अगर नए हैं या आपके और भी फ्रेंड यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर पहुंचाएं। हम आपको सटीक लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों।